ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, बीपीएससी, एलएसडब्ल्यू, सीडीपीओ एग्जाम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आपका एक्ट है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। यहाँ पे सबसे पहले हम एक बात जोड़ना चाहेंगे कि अभी जो इंडिया में जो कोड प्रपोज्ड है या कोड जो लाया जा रहा है, चार कोड प्रपोज्ड है कि ये चार कोड को लाया जाए, और चार कोड जो आएगा उसमें जितना पहले का लेबर लेजिस्लेशन है या पहले का लेबर एक्ट है, ये सबको हटा दिया जाएगा। मतलब इसको रिमूव करके, इस एक्ट को रिमूव करके और चार कोड लाया जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, ये बात आपको जानना है, क्योंकि ये बात बीपीएससी इंटरव्यू में आप पूछने लगा है। ठीक है, ये बात आपको, चूँकि अभी दो इंटरव्यू हुआ बैक टू बैक, ठीक है ना, तो जो बैक टू बैक दो इंटरव्यू हुआ उसमें ये बात पूछ रहा है। ये चार जो कोड है, ठीक है ना, पहला जो कोड है किसका है? पहला कोड जो है इसका आपका वेजेज का है। दूसरा कोड जो है वो आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है। थर्ड जो कोड आपका है वो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है, IR इंडस्ट्रियल रिलेशन है। और फोर्थ कोड जो आपका है वो है आपका सोशल सिक्योरिटी का, सोशल सिक्योरिटी का। फिर से बोल दे रहे हैं, जो चार कोड प्रपोज्ड है या जो भारत में तैयारी करी जा रही है कि इस कोड को लाया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इसमें बहुत सारे जो लेबर लेजिस्लेशन है या जो लेबर एक्ट हैं उनको रिमूव किया जाएगा। तो ये रिमूव ये भी होगा, ये एक्ट भी आपका रिमूव होगा। जब ये एक्ट रिमूव होगा तो वो एक्ट रिमूव होकर के इसका जो प्रोविजंस है वो कहाँ जाएगा, ये बात है ना सोचने वाली। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोड इन इंडिया। नंबर ऑफ वेजेज, नंबर 2 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, नंबर 3 इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड नंबर 4 सोशल सिक्योरिटी। मेरा यहाँ ये कहना है कि जब ये एक्ट रिमूव होगा तो ये एक्ट रिमूव होकर के इसी में आएगा, जो कोड ऑन वेजेज है ना, कोड ऑन वेजेज इसमें आएगा, ये काउंट होगा इसमें। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपका फैक्ट्री एक्ट है, तो फैक्ट्री एक्ट कहाँ आएगा? फैक्ट्री एक्ट वेज में आएगा कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में आएगा कि IR में आएगा कि सोशल सिक्योरिटी में आएगा? तो सिंपल सा बात है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 कहाँ आएगा? वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में आएगा। हो गया। ये बात हमको जानना है कि जो चार जो मेजर कोड है, इस कोड में जो एक्ट आने वाला है वो कहाँ पे, उस कहाँ मतलब रिप्लेस होकर कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये बात तो एक बेसिक बात जानना है। अब देखिए इस एक्ट के बारे में, चूँकि अभी एग्ज़ाम जो आपकी होने वाली है वो सिलेबस आपका डिफाइन है, सिलेबस है पुराना ओल्ड सिलेबस है, तो ओल्ड सिलेबस के बेसिस पे ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो भैया कोड आए चाहे फोड आए, क्या है वो बाद की बात है, हमको तो एग्ज़ाम में लिखना ये है, पास करना है। तो कोड का चर्चा हम तो बाद में करेंगे, पहले तो इसका चर्चा करने, क्योंकि इससे हमको पढ़ के परीक्षा में पास करना है। कोड आएगा तो देखा जाएगा, या कोड को अभी आप सारे एक्ट के निष्कर्ष में जो कंक्लूजन का पार्ट, लास्ट पार्ट जो है कंक्लूजन, वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं और मेंशन करके आगे निकल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है ऑब्जेक्टिव एंड ब्रीफ हिस्ट्री। फिर से बोल रहे हैं, इस वर्ड को एग्जाम में लिखना नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए, ये आपकी सुविधा के लिए इसको हम लिखे हुए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो रॉयल कमीशन ऑन लेबर रिकमेंडेड दैट रिलेटेड टू द वेजेज देयर आर 2 मेजर प्रॉब्लम्स। रॉयल कमीशन ऑन लेबर का रिकमेंडेशन, पहले आपसे मेरी बात हो चुकी है कि कैसे कैसे उसका रिकमेंडेशन था, और रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने कितना काम किया था इस फील्ड में, कितना काम कर दिया था, बहुत सारे टॉपिक पे काम करके अपना रिकमेंडेशन टाइम पे टाइम दे रहा था। तो इसने जो रिकमेंडेशन दिया उसमें 2 बातें मुख्य थी। फर्स्टली, इरेगुलरिटी इन वेजेस पेमेंट। वेज का पेमेंट तो हो रहा है, ऐसा नहीं था कि पेमेंट वेज का नहीं हो रहा था, वेजेस का पेमेंट हो रहा था, लेकिन था इरेगुलर, मतलब टाइम पे नहीं। अब भैया हम काम किए, दिन भर काम किए, शाम में दिहाड़ी हमको मिलेगा तो मेरा खाना चलेगा, मेरा पेट चलेगा, मेरे बीवी बच्चे मेरे खाएंगे। शाम में हमको पैसा मिला ही नहीं, पैसा नहीं मिला, चलो भैया ठीक, शाम में नहीं मिला, चलो दिहाड़ी है साप्ताहिक मिल जाए,
सप्ताह में वेट किए काम करने का, छुट्टी का दिन था संडे को, पैसा वहाँ नहीं मिला, चलो वहाँ भी माफ़ कर दिया जाए, कम से कम मंथली मिल जाए। फिर मंथली में हम वेट की नहीं मिला, अगर इरेगुलर होगा या मिला तो बहुत दिन के बाद मिला, तो जो वर्कर इसमें सारे कौन से वर्कर होंगे? सारे वैसे वर्कर होंगे जो दिहाड़ी मजदूर होंगे, ईटा भट्ठा पे काम करने वाले, कृषि मजदूर है, या जो डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं। अब इस वर्कर को भी अगर उसका जो वेजेस का पेमेंट है वो इरेगुलर हो और इसका लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, चल भी रहा है इरेगुलर, कोई समस्या है लेकिन कोई सुलझाने वाला इसका नहीं हो। अब सरकार के पास कोई कानून ही नहीं रहेगा कि अगर पेमेंट में हो रहा है इरेगुलरिटी तो उसको हम सुलझाएं। ये बहुत बड़ी बात थी, सबसे पहला ये पॉइंट था। दूसरा, एंड द सेकेंड, पुअर अमाउंट ऑफ वेजेज। और दूसरा था कि पुअर अमाउंट ऑफ वेजेज, जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा। एक बात आपको बताते हैं, शायद आपको पता नहीं हो बिहार के बारे में। बिहार में क्या हुआ कि बिहार में कुछ फील्ड में बिहार सरकार ने शुरू किया काम करना आउटसोर्सिंग से, या कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से। आप देख रहे होंगे कि टीचर, जो बिहार में टीचर काम कर रहे हैं, वो सारे टीचर पहले शुरू हुए थे कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब टेम्प्रोरी थे, नॉट परमानेंट। और वे उनका जो वेज मिल रहा था, जो मजदूरी या सैलरी मिल रही थी, वो सैलरी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पे स्केल पे बेसिस पे उसको नहीं मिल रहा था। उसको मिल रहा था 15,000 रुपया, 16,000 रुपया, 20,000 रुपया। उसी प्रकार से बिहार में क्या हुआ है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग से। हम यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको इसे पता चलेगा कि वास्तव में रियल प्रॉब्लम क्या है वेजेस का। अब मान लिया जाए कि वर्कर बिहार का है, वो किसी एजेंसी के थ्रू आया है, ठीक है, किसी एजेंसी के थ्रू आया है, और एजेंसी के थ्रू वो वर्कर काम कर रहा है। बिहार सरकार उस एजेंसी को, उस वर्कर को काम करने के बदले में 16,000 रुपया पे करती है। बिहार सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करवा रही है, चाहे एजुकेशन, तो एजुकेशन तो नहीं आएगा, हेल्थ केयर हो या बाकी अदर ट्रीटमेंट हो, या बहुत सारा जो 7 निश्चय था ना, हर घर नल का जल, ये वो बहुत सारा जो 7 निश्चय था, उस 7 निश्चय को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया था। ये हायर हुआ है एजेंसी से। एजेंसी को पेमेंट करता है 16,000 रुपया, और एजेंसी क्या कर रही है, वर्कर को पेमेंट कर रहा है 13,000 रुपया। ये रियल प्रॉब्लम है, इसको बोलेंगे पुअर अमाउंट ऑफ वेजेज। ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा ज़्यादा पे नहीं कर रही है, सरकार तो पैसा ज़्यादा पे कर रही है, लेकिन पैसा जो मिडिल मैन है, कौन है ये मिडिल मैन, बिचौलिया एजेंसी पैसा खा जा रही है। वहाँ भी सेम बात था। एक तो पैसा मिलता नहीं है, दूसरा मिलता है तो पुअर अमाउंट मिलता है। अब सरकार सोची कि हम तो पैसा दे रहे हैं 16,000 रुपया, और 13,000 जो सबका मिली भगत है, पूरे बिहार सरकार के जितने ऑफिसर्स हैं सब मिली भगत है, एजेंसी को किसको मिलना है नहीं मिलना है वो डिसाइड करते हैं, और एजेंसी से मार्फत पैसा लेते हैं। तो ये समस्या थी उस समय, है ना, कि पुअर अमाउंट ऑफ वेजेज। एमॉन्ग बोथ दिस प्रॉब्लम्स, इरेगुलरिटी इन वेजेज पेमेंट इज द क्रूशियल प्रॉब्लम। लास्टली, द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन related to wage payment which is known as Payment of Wages Act 1936। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको पास कर दिया, 1936 का वेज, और ये एक्ट आ गया। इस एक्ट को पास करने का मेन मकसद था कि जो वेज पेमेंट इरेगुलर है उसको रेगुलर करना, ठीक है। और एक बात और, भले यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये नीचे आपको आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल ऑफ वेजेज, कौन होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल बनाया गया एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर एंड देयर मैनेजमेंट सिस्टम विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेज। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो ये जो एम्प्लॉयर है इसकी जिम्मेवारी है कि वो मजदूर को मिले, ठीक है। अगला आपका है इंट्रोडक्शन। दिस एक्ट हैज बीन पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, so it extends to the whole of the country. The power of implementation has been given to the appropriate government. It is also known as the protective or wage legislation। सिंपल सा बात है, ये जो एक्ट का इंट्रोडक्शन अपना कर देना है 2 लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्कोप एंड कवरेज। इट अप्लाइज टू होल ऑफ द इंडिया। इट इज एप्लीकेबल इन ऑल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट सच एज, कहाँ फैक्ट्री,
कॉमा माइंस, कॉमा वाइल्ड फील्ड्स, कॉमा पोर्ट्स एंड डॉक्स, कॉमा प्लांटेशन, ईटीसी। ये ईटीसी का मतलब है कि इसके आगे भी और भी बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट हैं जिन एस्टैब्लिशमेंट में ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा। सबका नाम यहाँ पे मेंशन करना संभव नहीं है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट may implement such act in any field by notifying in the Gazette 3 months prior, such as shall apply on those employee whose monthly wages is up to 18,000, ठीक है। तो राज्य सरकार की भी है, राज्य सरकार भी चाहेगी तो आफ्टर नोटिफिकेशन कहीं पे लागू कर सकती है। ये जो वेज लिमिट दिखा रहा है 18,000 रुपया, इसको रहने दीजिए। अगर ये फिर हम वो डाटा बोल रहे हैं बार बार कि बदलेगा तो हम इसको अपना चेंज करवाएंगे आपको, क्योंकि ये मैटर बना हुआ है पहले से, तो मैटर को बार बार काट छाट करना संभव नहीं होता है। LSW में बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं है कि LSW में ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिसमें हम उसको मेंशन करते रहें, बहुत सारे कम बच्चे के पास पहुँच है। तो उसी पर कम पूंजी भी इसमें आता है, तो थोड़ा सा इसको लेके चलना है। लेकिन काम में क्वालिटी नहीं गिरेगा। क्वालिटी क्यों नहीं गिरेगा कि डाटा इसका तो हम देंगे ही देंगे आपको, ठीक है। अगला, अब इसका आ गया मेन प्रोविजंस, इसका आ गया मेन प्रोविजंस। तो नंबर पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेज पेमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होना चाहिए, किसको मिलेगा, है ना। तो इट इज मेंशन दैट द एम्प्लॉयर और द मैनेजर और द ऑथराइज्ड पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेज। साफ साफ कहा गया है। ये नहीं कि नहीं होता है कि किसी काम दे दिए, आप लोग सब काम कर लीजिएगा, उसको बोले कि यार काम हुआ जी, अरे वो करेगा ना, काम हुआ जी, अरे वो करेगा ना, काम हुआ जी, वो करेगा ना। जब बात आई देने का पेमेंट, वो देगा ना, वो देगा नहीं। एकदम जिम्मेवारी फिक्स है। कौन होगा, तो सबसे पहले एम्प्लॉयर भागेगा, या उसके बदले में उन्होंने किसी ऑथराइज किया है किसी मैनेजर को, तो मैनेजर एंड, और ये भी नहीं है तो जिसको ऑथराइज पर्सन है उसको। और अगर इस तीनों में से कोई नहीं दिया तो फिर लास्ट में जो जिम्मेवारी किस पे आएगी, कानून कार्रवाई एम्प्लॉयर पे ही करेगी। मान लिया जाए ऑथराइज पर्सन मैनेजर नहीं दिया पेनल्टी, तो किस पे, अगर कोर्ट चला गया वो तो किस पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई एम्प्लॉयर पे होगी। शैल बी रिस्पॉन्सिबल for payment of wages. Next, fixation of wage period. The employer shall have to fix a wage period after completion of which wage shall be paid, but this period shall not be more than a month. तो एक वेज पीरियड फिक्स होगा देने का, जैसे डेली, वीकली या आफ्टर 15 डेज। लेकिन कभी भी ये जो वेज पीरियड है वो 1 महीने से अधिक का नहीं होगा। इसका मतलब आपको 1 मंथ के अंदर अथवा 15 दिन के अंदर अथवा 1 सप्ताह के अंदर अथवा डेली आपको जो वेज का पेमेंट करना ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज काम हुआ और सैलरी मिलेगा 6 महीना के बाद, तो ये बात नहीं है। नेक्स्ट आपका है पीरियड फॉर वेज पेमेंट। पीरियड फॉर वेज पेमेंट, इट इज मेंशन दैट if less than 1,000 persons are employed in any establishment, then in such condition payment of wages shall be made within 7 days after completion of wage period, and if 1,000 or more persons are employed, then payment shall be made within 10 days, within 10 days after completion of wage period. अगर आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स 1000 से कम है, एग्जाम्पल 700 है, 650 है, 480 है, तो आपको वेज का पेमेंट 7 दिनों के अंतर्गत करना है। जैसे मंथली आपको कर रहा है ना, मंथली या वीकली जो भी है, तो जो टाइम फिक्स है वेज पीरियड का, उसके 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। और अगर नंबर ऑफ जो पर्सनस है वो ज़्यादा है, 1000 से अधिक है, तब आपको 10 दिन के अंदर जो है सो पेमेंट आपको कर देना है।
इतना मौका मिलता है, इतना मौका दिया जाता है। किसको? इतना मौका दिया जाता है आपको, एम्प्लॉयर को। हो सकता है उसके पैसा ना हो, पैसा अरेंज कर रहा हो, कुछ और कर रहा हो, तो उसको पैसा अरेंज या जो भी करके 7 दिन अथवा 10 दिन में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इफ़ एनी एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ वेजेज period, then in such condition the payment of wages shall be made before the expiry of second working day. Before the expiry of second working day, the payment shall be made by the employer. तो अगर किसी वर्कर को आप हटा रहे हैं, किसी वर्कर को हटा रहे हैं, खास करके जो वर्कर होते हैं ना टेम्प्रोरी दिहाड़ी वाले, उनको हटाया जाता है। तो हटा रहे हैं तो आपको सेकेंड वर्किंग डे, मतलब हटाने से 2 दिन पहले ही उसको आप पैसा दे दीजिए। परसों हटा रहे हैं तो आज और कल दे दीजिए पैसा उसको, इसलिए कि जब परसों हटा ही देंगे तो फिर बेचारा थोड़ी पैसा लेने आएगा आपके पास। तो 2 दिन के वर्किंग डे, 2 दिन में उसको पैसा दे करके विदा कर दीजिए। द पेमेंट शैल बी मेड बाय द एम्प्लॉयर एट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन वर्किंग डे एंड द वर्किंग पीरियड। सबसे पहले कि पैसा कहाँ मिलेगा, 3 बातें हैं। पैसा कहाँ मिलेगा? तो ऑन द प्लेस, जहाँ वर्किंग प्लेस पे। ऐसा नहीं है कि पैसा काम कर रहा है पटना में और पैसा मिलेगा जहानाबाद में, ऐसा बात नहीं है। वर्किंग प्लेस पे पैसा देना पड़ेगा। और वर्किंग डे में ऐसा नहीं है कि काम करा लिए बोले संडे को आना ना भाई, घूमते घामते संडे को आना, संडे को देखते हैं, वैसा नहीं। वर्किंग डे, चूँकि उस वर्कर को दोबारा आना पड़ेगा ना, उस वर्कर को दोबारा आना पड़ेगा, ठीक है ना, पैसा देने के लिए। तो वर्किंग डे एंड वर्किंग पीरियड, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम चलता है। तो वर्किंग पीरियड में ऐसा नहीं कि बोले कि 7 बजे या 8 बजे आपको हम देंगे। अब 8 बजे दीजिएगा तो बेचारा वो क्या करेगा, 9 से लेके 5 तक काम किया, अब 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक क्या करेगा, बैठ के वेट करेगा। जब वे हमारे सरकार आएंगे, हमारे माँ बाप आएंगे तो पैसा हमको देंगे। ऐसा नहीं है, आपको वर्किंग पीरियड में ही पैसा दे करके आपको उसको हटाना है, उसको निकालना है, मतलब उसको भेजना है, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग डेज एंड द वर्किंग पीरियड। नेक्स्ट, वेजेस टू बी पेड इन द कॉइन्स और करेंट करेंसी। ऑल वेजेस शैल बी मेड इन कॉइन्स और करेंट करेंसी और बोथ, बट इफ इन केस एनी एम्प्लॉय makes a written request, then in such condition payment shall be made through bank account or check। तो जो करेंट करेंसी है उसी में पैसा देना है। ऐसा नहीं है कि नोटबंदी हो गया, आप पैसा सैलरी दे रहे हैं पुराना नोट में। कानून जब बनता है तो कानून पे एक एक चीज़ पे विचार किया जाता है। मान ली ऐसा हो कि जो नोट चल ही नहीं रहा वो नोट पर पैसा दे दे, और कोर्ट जाए तो कोर्ट में कुछ क्लॉज ही नहीं हो, इसका मामला फंस जाए। इसलिए सारा कुछ क्लियर, एकदम करेंट कॉइन करेंसी में पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय ये बात देता है लिख करके कि हमको पैसा बैंक अकाउंट या चेक के माध्यम से मिलना चाहिए, तो उसको बैंक अकाउंट या चेक से उसको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ऑथराइज डिडक्शन। ये इसका मेन पार्ट है, इसको स्टार लगा लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए। शॉर्ट नोट्स में ये भी पूछा जा सकता है, इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है ना। मतलब जो रिडक्शन ऑथराइज डिडक्शन है उस शॉर्ट नोट्स में आपका पूछा जा सकता है। इसमें थोड़ा सा हम बात बोलना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पे डिडक्शन यहाँ जो दिया हुआ है, डिडक्शन जो दिया हुआ है वो डिडक्शन थोड़ा सा शॉर्टकट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ठीक है, इसका एक पन्ना हम आपको अलग से थोड़ा सा एक्सपैंड करके देने वाले हैं, दे देंगे इसको, ठीक है। ऐसे इतना भी कम नहीं, इतना भी लिख के आ जाइएगा एग्जाम में तो टीचर नंबर दे देगा। थोड़ा सा डिडक्शन वाला जो है उसको पॉइंट को एलिब्रेट करके आपको हम देंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इसमें डिडक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिडक्शन। नंबर 1 कंपल्सरी डिडक्शन, नंबर 2 वॉलंटरी डिडक्शन एंड नंबर 3 सिचुएशनल डिडक्शन। ये 3 डिडक्शन है इस एक्ट में। जो कोई वर्कर, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है
वो अपने एम्प्लॉयर से पैसा अपने सैलरी में से डिडक्ट करवाएगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिडक्शन इन दिस एक्ट। नंबर 1 कंपल्सरी, नंबर 2 वॉलंटरी एंड नंबर 3 सिचुएशनल। नाम से ही क्लियर है। कंपल्सरी मीन्स कंपल्सरी, उसमें किसी वर्कर और एम्प्लॉय का कंसेंट होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, डजेंट मैटर। कंपल्सरी मतलब कंपल्सरी होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है कि ये ऐच्छिक है, किसकी इच्छा पे? वर्कर की इच्छा पे, जो वर्कर लिख के देगा तब। और तीसरा है सिचुएशनल, ऐसा सिचुएशनल आएगा और वर्कर अपनी सहमति, अपना कंसेंट देगा तो पैसा काटा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बारी बारी से। पहला क्या है? तो साफ नहीं आ रहा है क्या ये? पहला जो है वो पहला है आपका, एम्प्लॉयर इज ऑथराइज्ड टू डिडक्ट विदाउट कंसेंट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के कंसेंट का कोई भी जरूरी नहीं है, बिना कंसेंट का। कानून है तो है, पैसा आपका कटेगा ही कटेगा। पहला ईएसआई कंट्रीब्यूशन। ईएसआई कंट्रीब्यूशन अगर आपने ईएसआई में ले रखा है तो बिना आपसे सहमति या आपसे परमिशन से पैसा कट जाएगा। ये ईएसआई कंट्रीब्यूशन 1.7% है। अभी इसको रहने दीजिए डेटा को, ये ईएसआई कंट्रीब्यूशन है। चूंकि ये बार बार बता रहे हैं आपको, डेटा का हेर फेर होते रहता है। एलएसडब्ल्यू में सबसे बड़ा खेल है डेटा का, हेर फेर होते रहता है, तो कर लेंगे हम लोग। दूसरा है पीएफ कंट्रीब्यूशन। पीएफ का नाम अब सीपीएफ हो गया है। पीएफ जो है वो सीपीएफ हो गया है, 10 से 12% है। तो ये ईएसआई कंट्रीब्यूशन और पीएफ कंट्रीब्यूशन आपकी बिना सहमति से या बिना आपकी इच्छा से पैसा काट लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो सैलरी मिलेगा पैसा कट जाएगा। नंबर 2 वॉलंटरी डिडक्शन। ऑन रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय द एम्प्लॉयर में मेक सच डिडक्शन। तो क्या ऑन एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट, एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉय क्या रिक्वेस्ट करेगा, किससे? तो पैसा कटेगा। पहला पीएम नेशनल रिलीफ फंड है ना, सबसे पहला क्या है? पहला है, नेक्स्ट है इसमें पीएम नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। प्रधानमंत्री बचाव राहत कार्य वाला में अगर राष्ट्रीय जो रिलीफ फंड है उसमें पैसा ये देगा। कब? जब लिख के रहे। अब होता है कौन सी है, मान ली देश में आपदा आ गई, देश में कोविड आ गया, देश में भूकंप आ गया, कुछ हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर का अपना रिलीफ फंड बनता है। उस फंड में पैसा आपको देना पड़ता है, लेकिन उस फंड में आपको जो है सो देना, ऐसा नहीं कि पैसा काट लेगा। मतलब आप नहीं दे पा रहे हो या आप सक्षम नहीं तो नहीं, लेकिन ये अगर पैसा आपने कह दिया तो पैसा आपका कटेगा। अगला आपका है ट्रेड यूनियन मेंबरशिप फी। अगर कोई वर्कर किसी ट्रेड यूनियन का, किसी श्रम संघ का मेंबर है, तो उस मेंबर का मेंबरशिप फी है, बोल दिया कि भाई मेरा पैसा वहीं से काट लीजिएगा, तो ये पैसा वहीं से कट जाएगा। ठीक है। अगला है आपका ट्रेड यूनियन वेलफेयर फंड। श्रम ट्रेड यूनियन का वेलफेयर फंड, इसका मतलब ट्रेड यूनियन वेलफेयर जो फंड है, उस फंड का पैसा जो है वेलफेयर फंड से उठाया, कुछ मतलब उस वेलफेयर ले रहा है तो उसका पैसा देना है तो पैसा कट जाएगा। अगला है एम्प्लॉयर्स का वेलफेयर फंड। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर्स का वेलफेयर फंड बना हुआ है और उस एम्प्लॉयर्स के वेलफेयर फंड में सभी लोग पैसा जमा करते हैं, एम्प्लॉयर भी करता है, एम्प्लॉयर का मैनेजमेंट भी करता है, एम्प्लॉय भी करता है, वर्कर करता है, सब करता है। इसका मतलब हुआ कि ये पैसा जमा होगा और कभी कोई विपत्ति पड़ेगी किसी वर्कर पे या मैनेजमेंट के किसी स्टाफ पे तो ये पैसा खर्चा होगा। तो एम्प्लॉयर्स का वेलफेयर फंड जो है वो भी ये रहता है, इसमें भी पैसा आपका कटता है। और अगला एलआईसी प्रीमियम। मान लिया जाए हम खुलवा के रखे हैं एलआईसी, और एलआईसी खुलवा के रखे हैं और एलआईसी का जो प्रीमियम है वो एलआईसी का प्रीमियम है ना, एलआईसी का जो प्रीमियम है वो एलआईसी का प्रीमियम भरने के लिए महीना का जो कंट्रीब्यूशन, मंथली जो कंट्रीब्यूशन लगता है, उस कंट्रीब्यूशन में, उस मंथली कंट्रीब्यूशन में हमको पैसा देना है तो पैसा यहीं से काट लिया जाएगा। तो ये आपका वॉलंटरी है। वॉलंटरी आपका 5 है, ठीक है ना। पीएम वाला फंड है, ट्रेड यूनियन का मेंबरशिप फी, ट्रेड यूनियन का वेलफेयर फंड, एम्प्लॉयर्स का वेलफेयर फंड और एलआईसी प्रीमियम। इसमें कहा जाएगा तो पैसा काट लिया जाएगा।
अगला है सिचुएशनल। सिचुएशनल का मतलब होता है कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो, ऐसा सिचुएशन कभी आएगा तो, इफ सच कंडीशंस अराइज देन डिडक्शन कैन बी मेड। ऐसा कभी कंडीशन आ गया तो इस केस में डिडक्शन कैन बी, डिडक्शन पैसा कटेगा। कौन कौन, जैसे देखिए परचेजिंग ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट, कोई बचत पत्र या सेविंग सर्टिफिकेट ऐसा है वो चल रहा है, उसको हम खरीदते हैं और पैसा कटवाना है तो यहाँ से पैसा कटेगा। अगला है इनकम टैक्स। भैया मार्च का महीना आ गया, मार्च का महीना में हम ITR भरते हैं और ITR भरते हैं, इनकम टैक्स में कुछ पैसा हमको सरकार को देना है या पैसा कटवाना है, तो पैसा इनकम टैक्स के लिए यहाँ से कट सकता है। अब नेक्स्ट आपका रिकवरी ऑफ लोन। हमने कोई कर्ज ले रखा है और उस कर्ज की रिकवरी करवानी है, हमने कोई कर्ज ले रखा है और उस कर्ज की रिकवरी करवानी है, तो इस केस में रिकवरी ऑफ लोन जो होगा। नेक्स्ट आपका रिकवरी ऑफ एडवांस पे। अब रिकवरी ऑफ एडवांस पे, कोई आपने एडवांस पैसा ले रखा है और उसकी रिकवरी करवानी है तो ये होगा। अगला है सर्विस चार्ज। कोई ऐसा सर्विस चार्ज हम उसको उपभोग करते हैं या कोई ऐसा लेते हैं सर्विस, तो उसका पैसा आपका कटवाना पड़ेगा। अगला नेक्स्ट आपका है इलीगल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अब हम जो एब्सेंट हैं और एब्सेंट इलीगल है, बार बार 3 दिन 4 दिन 5 दिन रह जा रहे हैं, अब उसका पैसा काटेगा ही ना। तो एब्सेंस ऑफ ड्यूटी से है तो उसका पैसा भी एम्प्लॉयर जो है सो यहाँ से काट सकता है। लेकिन इसमें कंडीशंस है, इसमें आपको सहमति देना पड़ेगा वर्कर का, ठीक है। ड्यूज ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे वर्कर जो हैं सो सोसाइटी वाले में क्या करते, सोसाइटी वाले में उठाते हैं वहाँ से सामान, खाने का सामान, खाने पीने का सामान, किरोसिन ऑयल हो गया या क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा हो गया या चीनी हो गया, इस टाइप का सामान उठाते हैं, कुछ बना हुआ है तो उसका पैसा भी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है फाइन। आप पे कोई फाइन लगा दिया गया है तो फाइन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया है कि भैया इस वर्कर से इतना पैसा काटा जाए, क्योंकि ये वर्कर ने ऐसा अपराध किया है, इसके लिए इस पर जुर्म, कोर्ट का कुछ आ गया कि इसको पैसा काटा जाए तो पैसा कटेगा। अगला है डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी। अगर आप एम्प्लॉयर्स का प्रॉपर्टी को जानबूझकर डैमेज करते हैं तो क्या कोई छोड़ देगा? आपको छोड़ेगा नहीं। तब भी उस केस में डैमेज जब करेंगे आप एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी को तो उस केस में भी पैसा जो है सो आपको पैसा काट लिया जाएगा, ठीक है। डैमेज टू एम्प्लॉयर्स का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका है अमाउंट ऑफ टोटल डिडक्शन। नेक्स्ट आपका है अमाउंट ऑफ टोटल डिडक्शन, है ना। इट इज मेंशन दैट इन एनी वर्किंग पीरियड मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ वेजेस शैल बी डिडक्टेड। तो कितना पैसा कटेगा? ऐसा नहीं सब पैसा काट लेगा, मैक्सिमम पैसा जब कटेगा तो 50% ही पैसा कटेगा। सारा पैसा काट लेंगे तो बेचारा जो वर्कर है वो खाएगा क्या? तो 50%। लेकिन इफ द एम्प्लॉय इज मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अवेल्स the daily use commodity, then in that condition the maximum up to 75% wages shall be deducted। अब अगर मान लिया जाए आपका डेली आप जो है सो सोसाइटी का मेंबर है, रोज़ खाने का पीने का चावल दाल गेहूँ चीनी कपड़ा किरोसिन ऑयल से लेकर के बहुत सा चीज़ जो मिलता है वो सब आप उठा रहे हैं ले रहे हैं, ठीक है। तब आपको पैसा जो है वो 75% तक पैसा आपका कटेगा। अमाउंट ऑफ फाइन, अब कितना फाइन लगाया जाएगा इसमें? नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉय बिलो 15 ईयर्स। कोई भी 15 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति है और वो काम कर रहा है तो उस पर कोई भी फाइन नहीं लगाया जाएगा। इन एनी वर्किंग पीरियड मैक्सिमम अप टू 3% ऑफ वेजेज शैल बी डिडक्टेड एज फाइन। पूरी मजदूरी का मात्र 3% जो है ये आप डिडक्ट किया जाएगा फाइन के रूप में। डिडक्शन ऑफ फाइन शैल बी मेड विद इन 60 days एंड इन लम्प सम ऑल्सो द अमाउंट ऑफ फाइन शैल बी इन्वेस्टेड ऑन द लेबर वेलफेयर।
तो पैसा जो है सो 60 दिन के अंदर में, है ना, काट करके पैसा लिया जाएगा। और वो पैसा जो लमसम अमाउंट में होगा, लेकिन वो पैसा खर्च कहाँ होगा, वो खर्च पैसा होगा जो लेबर है उसके वेलफेयर में, उसके वेलफेयर में ही पैसा खर्च होगा। जो फाइन आप लगाएंगे सो लेबर वेलफेयर, ठीक है। अब आ गया मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड बाय एम्प्लॉयर। रजिस्टर का प्रोविजन तो आपको ऑलमोस्ट सभी एक्ट में दिखाई पड़ेगा। एक रजिस्टर्स होगा, उसमें सबका नाम होगा, में ऑक्यूपेशन क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है वर्कर, नेचर ऑफ जॉब लिखा रहेगा, टाइम पीरियड होगा, शिफ्ट होगा, कोई चाइल्ड वर्कर है तो उसका नाम लिखा रहेगा, ठीक है ना, कितना काम किया वो लिखा रहेगा, कितना एज है, कि सारा कुछ मेंशन रहेगा। द एम्प्लॉयर शैल हैव टू मेंटेन ए रजिस्टर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वेजेज एंड शैल बी प्रेजेंटेड ऑन द डिमांड ऑफ इंस्पेक्टर। और एक इस ऐसा रहेगा रजिस्टर, उसमें कितना पेमेंट हम कर रहे हैं, किसको, वर्कर को, उस सारा मेंशन रहेगा। और जब कोई इंस्पेक्शन होगा, कोई अधिकारी आएंगे, इंस्पेक्टर आएंगे, तो इनको दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास 680 वर्कर है, ये 680 वर्कर को हम इतना पैसा देते हैं, ये वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है आपका डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स। तो इट इज मेंशन दैट the appropriate government shall appoint an authority who shall dispose the claims and complaints of the employee. Any employee may claim before the authority within 12 months. In a special condition, the authority may accept the claim after expiry of 12 months. Also, following decision may be given by the authority. तो आपको कोई कंप्लेन करने के लिए है तो सरकार क्या करेगी, सरकार एक अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी और उसके बाद होगा 1 साल में भी, 1 साल के अंदर भी आपको जो है सो इसका क्लेम जो है सो कर सकता है। क्या है पहला, इफ अनऑथराइज्ड डिडक्शन। अब देखिए समस्या होता कहाँ से है, समस्या होता यहीं से है। डिडक्शन अगर ऑथराइज है तो कोई बात नहीं, लेकिन डिडक्शन अनऑथराइज है, जैसे कि डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी। अब हमने किसी डैमेज किया ही नहीं भैया, हम पे आरोप लगा दिया कि अरे ये जो वर्कर है इसका पैसा बाकी है, इसको पैसा खा जाना, हड़प देना है। कैसे हड़पेंगे पैसा, तो बोल देगा कि मेरा डैमेज को, जो मेरा प्रॉपर्टी है उसको डैमेज कर दिया है, तो वैसे हम बोल देंगे तो अपने आप पैसा कट जाएगा उसका। तो ये इसको बोलेंगे अनऑथराइज्ड, आपको अधिकार नहीं था लेकिन आपने झूठा आरोप लगा के पैसा काट लिया। हैज़ बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर, ऐसा होता है, देन सच कंडीशन द अथॉरिटी मे गिव ऑर्डर टू पे द अमाउंट ऑफ ओवर डिडक्शन विथ ए कंपनसेशन अप टू 10 टाइम्स ऑफ द डिडक्शन अमाउंट। अब एम्प्लॉयर तो मजबूत है, वर्कर कमज़ोर है, पैसा काट लिया उसका, बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, जाएगा कोर्ट कचहरी के पास। तो कोर्ट कचहरी जाएगा और ये सिद्ध हो गया तो उसको 10 गुना राशि जितना काटा है उसको देना पड़ेगा एज ए कंपनसेशन एम्प्लॉय को। तो कानून में ये बचाव किया गया है कि कोई पैसा काट नहीं ले फालतू में, ठीक है। नेक्स्ट, इफ it is proved after the inquiry that the employer has delayed in the payment of wages, in that condition the employer can be ordered to make an extra payment to the worker maximum up to 2000 as a penalty के रूप में 2000 का पैसा कटेगा। In case of malicious claim, the employer shall deduct an amount up to 375 from the wage of employee as a penalty। 375 रुपया जो है सो उसको वेज ऑफ एम्प्लॉय पेनाल्टी के रूप में कटेगा। डेटा को चलने दीजिए, 375 अगर बढ़ेगा आगे होगा तो हम लोग इसको तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। अदर्स प्रोविजन में आपका कुछ और प्रोविजन इसमें है, जैसे कि इंस्पेक्टर्स है, अपील है, डिस्प्ले ऑफ नोटिस है, पावर टू मेक रूल्स है, ऑफिस में पेनाल्टी है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, है ना। ऑफिस में पेनाल्टी, इसका आपको अलग से जो डेटा देते हैं ना, उसी डेटा में ये का भी हम मटेरियल देते हैं ऑफिस में पेनाल्टी, ठीक है। थोड़ा सा इसको 2 ज़्यादा नहीं, 3-4 भी नहीं, 2 लाइन खाली बस एक्सप्लेन कर देना। अब नहीं भी कर पाए ना लास्ट में, चूँकि टाइम नहीं बचा तो आप चलेगा काम, ऐसे कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट है ट्रिज्म वाला, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक, इसको कर लेते हैं।